आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है बायोलॉजी। और जैसा ही बायोलॉजी का नाम सुनते होंगे ना, तो आपका शरीर का जो है ना, बॉडी जो है ना, टेम्परेचर हाई हो जाता होगा। कंडीशन क्या है? क्योंकि आपको बायोलॉजी समझ में आता नहीं होगा। लेकिन आज जो है वो आपका बायोलॉजी में टॉप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वही लेकर के आया हूं आपके सामने। और मैं वादा करता हूं सर कि आपको रटने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं सर कि साइंस जो है ना वो रियल लाइफ है, तो बायोलॉजी भी हमारा रियल लाइफ है। तो इसको रटने की क्या जरूरत है? जैसे हमको पता है ना कि ये मेरा बॉडी का ये कान है, ये मेरा बॉडी का ये हाथ है, ये वाला क्या है, पेन है। इसी प्रकार से ये बायोलॉजी है। पेड़ पौधा का नाम सुनोगे, पूरा शरीर का अंग का नाम सुनोगे, सेम टू सेम बायोलॉजी है। तो सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो सबका सब आपको 2 नंबरिया है, या इसमें आपको 5 नंबरिया नहीं है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन सर बायोलॉजी से बड़ा डर लगता है, तो आज के बाद डर खत्म कर दो, ये फिक्स है सर कि डर खत्म कर दो। लेकिन कंडीशन क्या है ना कि बायोलॉजी में जो भी सवाल आपका आता है ना, तो आपको थोड़ा सा ना इधर से इधर आपको हिला देता है। पता है क्यों कंपन करता है इधर से इधर बॉडी? क्योंकि ना बायोलॉजी में टेम्परेचर बड़ा हाई होता है सर। जैसा ही इसमें सटिएगा ना, तो आपको झटका मारेगा, और जो लोग वो झटका को संभाल लिया तो समझ लो कि बायोलॉजी को रद्द कर दिया, ठीक है ना। देखिए हमारा जो है ना वो आपको टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन इसको क्लास को शुरू करने से पहले सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, और जो लोग उसके बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा उसके बारे में सोच विचार लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले सर भविष्य में यही काम देगा। क्या है, थोड़ी सी इसके ऊपर आप लोग गौर कीजिएगा। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आप थोड़ा सा यहां पे आइएगा। आप सबके लिए, आप सबकी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि 2022 में जो एसके साइंस क्लासेस का जो रिजल्ट रहा वो कितना रहा सर? वो हाईएस्ट रहा 482 अंक। लेकिन अब की बार जो मेरा टारगेट है कि वो 482 से पार होना चाहिए, कम से कम 485 नंबर कम से कम आना चाहिए सर। ऐसे तो मेरा चांस है, बहुत कुछ और सोचने का दिल करता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपके लिए कुछ ले करके आया हूं सर, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ने का मन है सर तो पढ़ाई लिखाई से छोड़ दो नाता। देखिए आपके लिए जो है ना वो क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया क्लास 10th के लिए। अच्छा, ये क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले ये मैथ और साइंस का क्रैश कोर्स है, जिसका प्राइस आप यहां पे देख सकते हैं, जिसका ऑफर अभी चल रहा है। आप लोग परचेस कर सकते हैं इस कोर्स को। ये कोर्स को खरीदने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप को, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद जैसा ही आप ऐप को खोलिएगा ना, तो आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना, क्रैश कोर्स, जहां पे आपको बीओडी प्लस लाइव बैच है, और इसमें आपको वीडियो लेक्चर भी हम देंगे और लाइव भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जिसका क्या क्या पैटर्न है सर? तो वो आपको एनसीईआरटी के पैटर्न पर साले मैंने मैथ और साइंस पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। साथ ही क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करेंगे 2011 से लेकर के 2022 तक। इसमें मॉडल पेपर सोल्यूशन करेंगे, नोट्स देंगे, वीवीआई प्रश्न सोल्यूशन करेंगे, जो कि आपको स्टार्ट ऑन 11 अक्टूबर, जो कि आपका 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसका प्राइस अभी ऑफर चल रहा है सर। फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इसका ऑफर चल रहा है, अगर आप 11 अक्टूबर तक में एडमिशन लेते हैं तो मात्र आपका 299 रुपया लगेगा। इसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 399 रुपया 11 अक्टूबर के बाद, ठीक है ना। और जिन लोगों को कोर्स खरीदना है, तो अगर आपके पास पे फोन, गूगल पे, पेटीएम आप नहीं चलाते हैं, तो आप अपने भाई से या किसी से अगर आपको कोर्स खरीदना है, पैसा पेमेंट करवाना है, तो आप ये नंबर देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये नंबर पे आप हेल्प ले सकते हैं। ये नंबर पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट करके इस नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और साथ ही जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा तो उसका पासवर्ड भी भेज दीजिएगा। तो आपको 2 घंटा के अंदर में कोर्स में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना सर। तो चलिए, मैंने अपनी धंधा की तो बात कर दिया सर, लेकिन अब जो है वो आपका धंधा की बात करूंगा। आपकी सफलता के लिए सर जो मैं लेकर के आया हूं उसका बात करूंगा। सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा कि जो मैं बात करने वाला हूं उसका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, टॉप क्वेश्चन बायोलॉजी कहां। देखिए सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं आपको पहला क्वेश्चन से मुलाकात करवाता हूं। पहला सवाल बोलता है ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण भी लिखे। प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसका समीकरण भी लिखे। देखो सबसे पहले तो एक चीज आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे के जो पत्ते में होता है ना, वो पेड़ पौधे के जो पत्ते हरे भरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन यहां पे हमसे पूछा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण को भी लिखे। तो कहता है ना सर, सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल
सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूरज का प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। अब कंडीशन ये है कि सर जी हमको तो बुझेबे नहीं किया, तो ऐसे ना बुझाता है, ये हो गया किताबी कीड़ा वाला बात। अब मेरा ढंग के बात सुनो, और जैसे मैं बताता हूं ऐसे सुनो। देखो, कहता है सभी पेड़ पौधे, अच्छा पेड़ पौधा है तब पेड़ पौधा में तो क्लोरोफिल की मात्रा होगा ही होगा, कंडीशन बात है, क्योंकि सर पेड़ पौधा हरा भरा होता है, तो जब पेड़ पौधा हरा भरा है तो इसमें क्लोरोफिल की मात्रा है। तो कहता है ना कि सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश, ठीक है ना, यानी सूरज प्रकाश, यानी पेड़ पौधे के पास क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल तथा सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, कहां से? वायुमंडल से, किससे? किसके किसके उपस्थिति में? तो क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, कहां से? तो वायुमंडल से। क्या ग्रहण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है, ठीक है ना, यानी CO2 ग्रहण करके। अब ये CO2 ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें भी सोचने वाला बात है। अगर इसमें भी सोचने वाला है तो थोड़ा सा आप ऐसे सोचिएगा। देखिए कैसे सोचिएगा, मैं बताता हूं। पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूरज की प्रकाश, है ना, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, कहां से? वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके आपको कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब कहिएगा गुरुजी ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा, ऑटोमेटिकली आपके दिल में वो बस जाएगा, ठीक है ना, प्यार से बोलिएगा। सभी पेड़ पौधे सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूरज की प्रकाश, है ना, क्लोरोफिल तथा सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, कहां से? वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बस दो को बात याद रखना है। सभी पेड़ पौधे के पास क्या होता है? पेड़ पौधा हरा भरा क्यों रहता है? क्लोरोफिल के कारण। तो सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल और सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में, कहां से? तो वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या चीज का निर्माण करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब एक बात अगर ऐसे समझ में ना आया तो ऐसे समझ लो। देखो ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो। कभी गांव ग्राम में शादी होते देखा है ना? ऑलरेडी देखा ही होगा भाई, आपका भाई का भी शादी हुआ होगा, सबका शादी। तो शादी कराने वाले में ना एक अगुआ रहता है, समझ गया ना। तो अब अगुआ का काम क्या है कि वहाँ से इधर का बात उधर करता है, इधर का बात उधर करता है, तो सेम कंडीशन उसको अगुआ बोला जाता है। अब यहाँ पे यही कंडीशन समझना, जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है ना उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का संश्लेषण। यानी जो शादी करवाता है उसे अगुआ, और जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण। अब रे भाई देखो, अगुआ को भी बड़ी दिक्कत होता है, गाली गलौज बड़ा सुनता है। तो अब इसको निर्माण करने के लिए अब ये क्या करता है? तो क्या करता है ना कि सभी पेड़ पौधे के पास ऑटोमेटिकली क्लोरोफिल की मात्रा तो रहता ही है, क्योंकि जब उसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो पेड़ पौधा जरा दिखाई देगा, मतलब पूरा उज्जर दिखाई देगा, उसमें पत्ता रहेगा ही नहीं हरा भरा, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा है, इसका मतलब वो हरा भरा पेड़ पौधा है, तो क्लोरोफिल के कारण है। तो कहता है सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब तक पेड़ पौधा में नहीं पड़ेगा तब तक पेड़ पौधा हरा भरा कहां रहेगा। अब तुम चाहेगा बब्बू कि हम अपना घर में जहां पे हम सोते हैं वहां पे आम का पेड़ लगा देंगे, तो क्या जिंदगी में वो संभव है? पता चलेगा कि आम के साथ साथ तुम जल गया, ठीक है नू। तो यही बात है सर, जब क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कहां से खोज के लाता है? वायुमंडल से। क्या? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की संश्लेषण। अब शादी कराने वाले को अगुआ, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण। अब हमसे क्या पूछा है ना
कि इसका समीकरण भी लिखे। अब इसका समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण देखो ये वाला है। ये वाला समीकरण ना बड़ा टॉप लेवल का समीकरण है। ये समीकरण कहता है ना कि जब तक हम तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अब हमारा कहना क्या है कि हम तुमको तोड़ देंगे, तुम हमको तोड़ने से पहले तुम 10 साल और सोच लेना। हाँ, बाकी इसके बागे तो आगे तुम बोल देना, ठीक है ना। ये हमको तोड़ेगा जी, जिसको हम सब ने बनाया वो हमको तोड़ेगा नहीं, जिंदगी में कभी नहीं तोड़ सकता सर। इसको इंसान ने बनाया ना, ये इक्वेशन को कौन बनाया, इंसान बनाया, और ये इंसाने को तोड़ देगा, तोड़ देगा। नहीं पढ़ोगे तो तोड़ देगा, क्योंकि लोहा लोहा को ही काटता है सर। तो अगर उसको तुम अगर नहीं पढ़ा ना तो तुम्हारा ये भविष्य बर्बाद कर देगा। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखो यहां पे थोड़ा सा गौर कर लेना। अब देखो इसका होता है, हमारा समीकरण क्या होता है, CO2 प्लस H2O। अब देखना, और ये सूरज की प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी देखो ये CO2 प्लस H2O, ये सूरज की प्रकाश और क्लोरोफिल से उपस्थिति में C6H12 किसका फॉर्मूला था, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है ना, प्लस O2 ये H2O। अब कहिएगा गुरुजी यहाँ पे जो आप 6 दिखाए हुए हैं, यहाँ पे जो आप 12 दिखाए हुए हैं, यहाँ पे भी आप 6 दिखाए, यहाँ पे भी आप 6 दिखाए, ये वाला समीकरण का संतुलित करके हम दिखाए हैं, ठीक है ना। ये समीकरण आपका संतुलित है। संतुलित मतलब समझ गया होगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में पढ़ने का है पहले चैप्टर में, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण एंड भाषाएं, इसमें पढ़ने का था है। तो ये क्या है सर, ये संतुलित करके आपको मैं दिखाया हुआ हूं, ठीक है ना। तो ये वाला आपका समीकरण है। बाकी आपका अगला सवाल की तरफ मैं लेकर के चलता हूं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका PDF चाहिए, तो इसका PDF भी आपको मिलेगा। ये PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना सर, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा @संदीप 7295, इतना सर्च कीजिएगा ना तो आपको टेलीग्राम पे मेरा ID खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। बाकी ज्वाइन करने का मन करे तो कर लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो छोड़ दीजिएगा। अब पता चलेगा कि जिंदगी भी छूट गया हवाओं में। कहता है ना विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, ये विषम पोषी पोषण होता क्या है, विषम पोषी पोषण उसे कहा जाता है जो एकदम अलाचार होता है। विषम पोषी पोषण उसे कहा जाता है जो खुद नहीं कमाएगा, अपने खाने के लिए खुद नहीं कमाता, उसी को कहा जाता है विषम पोषी, ठीक है ना। अब तुम सोच ले रे बाबू कि तुम्हारा उम्र हो गया 20 साल, यानी 20 साल नहीं ऑलरेडी 30 साल, और तुम अपने खर्चा चलाने के लिए तुम अगर नहीं कमा रहे हो तो उसी में तुम आते हो विषम पोषी में, ठीक है ना। किसमें, विषम पोषी में, ठीक है ना। आप देखना इसका मतलब क्या है विषम पोषी, कहता है विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है, विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन के स्वयं संश्लेषित ना कर, जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। अब देखो भाई, जैसे क्या है ना कि हम अपना खाना खुद ना बना करके ना दूसरे पे निर्भर रहेंगे कि ये पड़ोसी वालू बनाएगा ना बनाएगा तो हम लोग खाएंगे। हाँ, हम लोग लॉज में रहते थे ना, तो वहाँ पे हम लोग जब 12th में पढ़ते थे, 2021 का बात है, हम लोग रहते थे ना, तो हम लोग का कभी कभी आशा रहता था कि बगल वाला बना रहा है चिकन मटन, मारेंगे जाके खा लेंगे, है ना, हम लोग का आशा रहता था। तो हम लोग विषम पोषी में आ जाते थे उस टाइम। क्यों, क्योंकि विषम पोषी का कंडीशन ही होता है कि विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहा जाता है। अब सोच लो रे बाबू कि अन्य स्रोतों पे, हम खुद पे नहीं दूसरे पे निर्भर करेंगे, जैसे लग रहा है कि तुम्हारा जिंदगी वही चलाएगा। नानू ऐसा कंडीशन नहीं ना होता है, जो कि सर ये आपके एग्जाम में ना लगभग 3 से 4 बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, थोड़ा सा दिल खोल के बोलिएगा, जैसे भी बोलिएगा तो दिल खोल के बोलिएगा। कहता है विषम पोषी पोषण, अरे विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, तो कहता है विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है, कौन प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन, मेरे साथ बोलिएगा, जीव अपना भोजन स्वयं मतलब खुद संश्लेषित ना कर, मतलब स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर
करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पौधे, पौधे बोले तो कवक, ठीक है ना, सभी जंतु, ठीक है ना। आइए अगला, अगला क्या कहता है सर कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। ये बायोलॉजी का बहुत ही बड़ा मजेदार सवाल है, क्योंकि सर ये जो है ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखता है ना, बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे होता है ना, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं ना, बोलता है उसका बापे खराब था तो बेटा कितने अच्छा होगा, ऐसा गांव देहात में बोला जाता है ना कि अरे उसका खानदान खराब है, बोला जाता है ना। तो अब ये क्या होता है ना सर कि हमारा वंशागत चलता है, ठीक है ना, कि अब उसका वंश में सब वैसा ही है, बोला जाता है ना। तो अब ये वंशागत होता है। ये कहाँ से होता है सर, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा डीपली में बात नहीं करूँगा। कहता है ना 3 नंबर कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, जो कि 2000 आपको शायद ये 2015 में भी पूछा है और 2017 में भी ये सवाल पूछा है, ठीक है ना। अब देखना ये 2 नंबरिया में आएगा। कहता है हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। अगर हम अपने माता पिता के समान होते हैं और जो वंशागत चलता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। कहता है क्या सर कि प्रत्येक जीव में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, प्रत्येक जीव में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों से संचित होते रहते हैं। ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण। अब अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण। अब तुम्हारे गांव में कोई बोल देगा कि अरे उसका वंश खराब है, सब उसका वंश में वैसा ही है, तो उसको बोलना ना रे बब्बा ना, उसका वंश खराब है, उतना ठेठ भाषा में मत बोलो, उसको बोलो अनुवांशिक गुण है। अब जिसको पता नहीं रहेगा ना अनुवांशिक गुण का मतलब, वो कहेगा अरे ये तो हमारा तारीफ कर दिया बकलोला, उसको पता कहाँ रहेगा कि तुम उसका बुराई किया है। तुम वही बात बोला जो अगला आदमी बोल रहा था कि उसका वंश खराब है, तो तुम भी वही बात बोला कि तुम्हारा वंशागत भी वही है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको बायोलॉजी के भाषा में कहते हैं अनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं सर, ये अनुवांशिक गुण। आखिर में अनुवांशिक गुण ये है क्या, तो अनुवांशिक गुण कहता है क्या कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं। प्रत्येक जीव में, ये दुनिया का हर एक जीव है, प्रत्येक जीव में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी जैसे हमारा पीढ़ी है, पहले मेरा पिताजी का था, फिर मेरे दादाजी का था, मेरे दादाजी का पापा का था, मेरे दादाजी का दादा का, ऐसे चलता रहा, ठीक है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों की संचित होते रहते हैं। मतलब संचित मतलब हाँ, बदलते रहते हैं। ऐसे गुणों को अनुवांशिक गुण अर्थात अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। क्या अब कहता है ना, हाँ, इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम लोग क्या होते हैं, अपने माता पिता के समान होते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा सर। कहता है ना प्रत्येक जीव कहता है प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं। हर एक इंसान में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है ना सर। तो किसी प्रकार की दिक्कत ये सवाल में एक बार मेरे साथ बोलिएगा, एक बार जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा सर, ताकि आपको माता पिता भी बोले कि मेरे बच्चा ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहा है, वैसा महसूस होना चाहिए अपने माता पिता को, ठीक है ना। कहता है ना सर प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचित होते रहते हैं। ऐसे गुण को हम लोग अनुवांशिक गुण कहते हैं और यही गुण को हम लोग पैतृक गुण भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं गुणों के कारण हम लोग अपने माता पिता के समान होते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ना उत्सर्जन क्या है। कहता है उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखे। ये आखिर में उत्सर्जन है क्या, ये उत्सर्जन क्या है। कहेगा उत्सर्जन तो वो है, उत्सर्जन वो नहीं, उत्सर्जन ये है, ना कि उत्सर्जन वो है। आप देखिएगा थोड़ा सा आवाज़ है मेरा मोटा निकल रहा है ना पतला करने की कोशिश कर रहा हूँ।
आवाजे में तो मेरा खेला है रे भाई, आवाजे खराब हो जाएगा तो हमारा खेले खत्म हो जाएगा। कहता है उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके दो प्रमुख अंगों के नाम लिखे। ये उत्सर्जन क्या है, तो कहता है ना सर कि जीवों के शरीर में अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का मतलब बेकार पदार्थ, उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब देख लेना, थोड़ा सा मेरा बात सुन लो, ठेठ भाषा में सुन लो। कहता है शरीर में वैसे पदार्थ जिसका कोई काम नहीं है, शरीर में वैसे पदार्थ जिनका कोई काम नहीं है, और उसी को हम लोग जब बाहर निकालते हैं तो वही प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन, ठीक है ना। तो उत्सर्जन क्या है सर, देखिए हम लोग के अंदर बहुत सारे गंदगी है, बहुत सारे चीज है, तो हम लोग पसीना जो बहता है ना सर, इससे भी हमारा शरीर का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है ना। पसीना बह रहा है, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि आपको बहुत दिक्कत है, ना, पसीना ही इंसान को बहाना चाहिए, ठीक है ना। पसीना कभी कभी इंसान को बहाना चाहिए, इसीलिए देखता है ना एसी में रहने वाले लोग उतना स्वस्थ नहीं होते जितना ठेला चलाने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, होता है ना। क्यों, क्योंकि ठेला चलाने वाले इंसान के एनी टाइम पसीना बहता है, और जब उसको पसीना बहता है तो उसके अंदर में जितना अपशिष्ट पदार्थ है ना वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। अपशिष्ट मतलब गंदा पदार्थ ऑटोमेटिकली शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसको बीमारी उतना नहीं होता है। और जो लोग एसी में रहता है तो आधा तो एसी के हवा से बीमारी लग जाएगा होता है ना, कहता ना गांव का हवा और शहर का दवा के बात बराबर है, ठीक है ना। तो यही बात है सर। कहता है उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन क्या है सर, तो उत्सर्जन वो चीज है जो आप शरीर के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है ना, गंदगी वाला पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा, मजा आ जाएगा सर। कहता है ना उत्सर्जन क्या है, तो शरीर के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है ना उसको शरीर से हम लोग जब बाहर निकालते हैं ना, वही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहता है उत्सर्जन अपना बायोलॉजी के भाषा में, कहता है जीवों के शरीर में अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको निष्कासन करने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। मेरे ठेठ भाषा में बोलिएगा कि उत्सर्जन उसे कहते हैं जो शरीर के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालेंगे, वो उत्सर्जन कहलाएगा। लेकिन हमसे पूछा था कि उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग का नाम बताएं, तो उत्सर्जन का पहला प्रमुख अंग है वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। क्या सर, ये किडनी क्या काम करता है, तो जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को यानी, हाँ देखता जिसको कस के टॉयलेट लगल रहेगा ना, दुखेगा, ए भाई मेरा जाने दो ना तो हमारी किडनी खराब हो जाएगा तो ये क्या है, तो ये किडनी के थ्रू निकलता है, ठीक है ना। इसलिए इसका प्रभाव जो सबसे ज्यादा पड़ता है ना, प्रेशर में रहेगा ना तो सबसे ज्यादा प्रभाव किडनी पे पड़ता है, इसलिए ज्यादा देर रोकना मत, हाँ ना तो किडनी खराब हो जाएगा। हाँ, कहता है मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, उसे हम लोग उसे इसका काम क्या है, तो किडनी का काम है, ठीक है ना सर। तो हम लोग जो एक नंबर जिसको हम लोग बोलते थे सरकारी स्कूल में एक नंबर, तो एक नंबर किससे निकलता है, किडनी से निकलता है, ठीक है ना। आइएगा अगला, कहता है फेफड़ा। फेफड़ा का क्या काम है, लंग्स। कहता है जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा। क्या कहते हैं, फेफड़ा। तो फेफड़ा का क्या काम है सर, तो जो रक्त में गैसीय अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मेरे साथ थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। उत्सर्जन क्या है, तो जीवों के शरीर में अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। कहता है वृक्क मतलब उत्सर्जन का दो अंग, पहला अंग क्या है, किडनी। किडनी कहता है जो रक्त में द्रव के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को हाँ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किडनी का काम है। फेफड़ा का क्या काम है, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा का वो काम है, ठीक है। आइएगा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है ना कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से है। वायु प्रदूषण के कौन कौन कारक है, वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, तो वायु प्रदूषक के मुख्य कारण कितने हैं, दो।
वायु प्रदूषण के मुख्य कारक कितने हैं? 2। वायु प्रदूषण के मुख्य कारक कितने हैं? तो 2। अच्छा, पहला कारक क्या है सर? कहता है वायु प्रदूषण के मुख्य कारक आपका कहाँ? नहीं, 2 नहीं 3 है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। दूसरा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तीसरा क्या है? कार्बन मोनो गैस। अच्छा, ये कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस कैसे बनता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस कैसे बनता है? शायद अगर मेरे पास व्हाइट ग्लास होता ना तो इसको मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता देता, लेकिन मेरे पास शीशा का व्हाइट ग्लास है ही नहीं। माचिस तो मेरे पास है, वो है नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण के कारक आपका मुख्य कारक ये सब है। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है सर? आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तीसरा क्या है? कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस। कितने कारक? 3 कारक। अरे कितने कारक? 3 कारक। मुख्य कारक कितने हैं? 3 है। किसका? वायु प्रदूषण का। पहला कारक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा कारक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तीसरा कारक क्या है? तो कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना, जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल क्या है? तो कहता है जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। जीव मंडल जो है वो जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। संसार के विभिन्न परिस्थानिक तंत्र या परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये दोनों मिलता है ना तो एक जीव मंडल का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव मंडल। ऑलरेडी मैंने ये सवाल पढ़ा चुका था, तो जो लोग आप लोग पिछले वीडियो में एक सवाल करवाए थे, ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्लासेस को देखते रहिए। जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं सर कि आप लोग सच्चे दिल से मेहनत करिए, आपका सफलता आपके कदमों में झुकेगा। जैसा आप चाहते हैं भविष्य में वैसा कर पाइएगा, लेकिन आप लोग अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। देखिए, अरे सफलता जिंदगी में मिले या ना मिले वो तो ऊपर वाले का है सर, ठीक है ना। लेकिन आपका जो दायित्व बनता है ना उतना काम कीजिए, वो आपका फर्ज है सर। ये जिंदगी में आने का इतना फर्ज है कि आपका जो काम है वो काम कीजिए। सफलता आज ना कल मिलेगा, बस सच्चे दिल से काम कीजिए, ठीक है ना। ऐसा लगता होगा कि मेरा भाई तो बहुत पढ़ा था, कहाँ बिहार टॉपर किया है, लेकिन तुम तो करके देखो। हाँ, वो तो किया था, पता नहीं वो कैसे दिल से किया था, नहीं किया था, लेकिन आप सच्चे दिल से एक बार करके देखिए। वरना पता है समाज में फिर लोग डीमोटिवेट होते हैं। जब आप सफलता हासिल नहीं कर पाइएगा ना तो आपका छोटे भाई भी सोचेगा हमारा भाई तो बड़ा पढ़ता था, कहाँ बिहार टॉपर हो गया, हम तो नहीं होंगे, चलो घीस तीर के पास हो जाएंगे। सर तो ये समाज में ऐसे ऐसे शब्द से ना घिरना पैदा होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि आप सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, अपने हौसला को बुलंद रखिए, एक ना एक दिन सफलता आपके कदमों में झुकेगा सर, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।